डियर स्टूडेंट्स, कल हमने अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन किया था और निकाला था V अपॉन आई इज इक्वल टू M अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ L अपॉन ए। ये इसको हमने R कह दिया था। क्यों कह दिया था? यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे तब ये पूरी चीज देखिए, M अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ L अपॉन ए, ये पूरी चीज कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को ही R कह दिया था। चालक का प्रतिरोध हुआ, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, मींस R इज इक्वल टू M अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ L अपॉन ए। इन सब की मीनिंग हमने पढ़ ली थी कल। M मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। स्मॉल n इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मींस एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है चालक के। ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। टाउ रिलैक्सेशन टाइम है T। L चालक की तार की लंबाई है और A जो है तार का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर है। ये पूरी चीज कांस्टेंट होगी तो V अपॉन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट नियतांक, मींस V इज प्रोपोर्शनल आई। ये ओम के नियम का सत्यापन करा था। अब देखिएगा, और आगे कुछ बड़े थे हम, इसको हमने नंबर 7 कह दिया था। यदि चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन कर दिया जाए, मतलब उसको गर्म कर दें, उसका दाब बढ़ा दें, घटा दें, ऐसा कर दें, फिजिकल कंडीशंस चेंज कर दे, मतलब तब M अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये तब भी क्या रहेगा? इतनी चीज तब भी कांस्टेंट रहेगी। इस कांस्टेंट चीज को M अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, इसको उस चालक का जिस मटेरियल का वह वायर बना हुआ है, वह रॉड बनी हुई है, उसकी प्रतिरोधकता, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, रेसिस्टिविटी कहते हैं। बुक्स में, एनसीईआरटी बुक्स में रेसिस्टिविटी लिखा होगा। रेसिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं एंड इट इज डिनोटेड बाय रो। रो इज इक्वल टू M अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। अब इस 8th और 7th नंबर को देखिए। 7th R इज इक्वल टू M अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ L अपॉन ए। इसमें M अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, इसको रो कह दिया, तो सो R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। इसको हमने 9वीं चीज कह दिया था। इसको अभी ड्राइव भी करेंगे दूसरे तरीके। अब देखिएगा, किसी चालक के, किसी तार के, आज हम आगे बढ़ते हैं यहां से, कल यहां तक हमने करा हुआ था। यदि किसी चालक के की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन कर दें या भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना करें, तब क्या क्या कंडीशंस होंगी, मतलब चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं। पहले देखिए, चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन करते हैं, ठीक? तो अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं किस पे अफेक्ट करते हैं? रेजिस्टेंस पर। तो पहला फैक्टर हमने फॉर्मूला निकाला है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। तो पहला फैक्टर है इफेक्ट ऑफ लेंथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें है भाई, ध्यान रखिएगा। R इज प्रोपोर्शनल, ये दो चीजों को कांस्टेंट करें, या इस फार्मूले को देखिए, छोड़िए कांस्टेंट भी छोड़िए। इस फार्मूले में हमको एक किसी मटेरियल के वायर है, बहुत सारे, किसी मटेरियल के वायर है, चलिए 2 वायर ले लीजिए, एक लंबा ले लीजिए, एक छोटा ले लीजिए। तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? लंबे वाले का। इसका मतलब रेजिस्टेंस जो होता है वो किसी वायर का, किसी कंडक्टर का, किसी छड़ का, किसी तार का, वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। R इज प्रोपोर्शनल L।
और दूसरा, इसी फार्मूले को देखिए, इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उस वायर का, उस छड़ का जो प्रतिरोध होगा वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब तार की लंबाई ज्यादा होगी, पहला फैक्टर, तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, लंबाई कम होगी तो प्रतिरोध कम होगा। सिमिलरली दूसरा, पतला तार होगा तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, मोटा तार होगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। और आगे बढ़ते हैं। सपोज हम अलग अलग मटेरियल का वायर लेते हैं, अलग अलग मटेरियल के वायर लेते हैं, तब तीसरा फैक्टर होगा क्या? प्रतिरोधकता का भी प्रभाव पड़ेगा। मतलब अलग अलग मटेरियल के वायर लेंगे तब R इज प्रोपोर्शनल रो। माना हम सेम लेंथ एंड एरिया का एक कॉपर वायर ले, सेम लेंथ एंड एरिया का एक मैग्नीन का वायर ले, एक सेम लेंथ एंड एरिया का हम गोल्ड का वायर ले, तब हम देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टिविटी पर भी डिपेंड करेगा। अब सुनना, इसमें मैं दो चीजें बता रहा हूं, देखना। जिन मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी लो होती है, सबसे लो रेजिस्टिविटी मींस लो रेजिस्टेंस, सबसे कम प्रतिरोध, कम प्रतिरोधकता किसकी होती है? चांदी की, कॉपर की, एल्यूमिनियम की। इनका प्रतिरोध और प्रतिरोधकता क्या होती है? कम। इसीलिए कनेक्टिंग वायर जितने भी होते हैं वो जनरली कॉपर के ही बनाए जाते हैं, कॉपर या एल्यूमिनियम के भी बनाए जाते हैं, क्योंकि चांदी तो महंगा होता है। तो जनरली जो कनेक्टिंग वायर होते हैं कॉपर के। क्यों बनाते हैं कॉपर के? क्योंकि कॉपर का रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी बोथ आर लो। ठीक, मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं। ठीक, इन पदार्थों के प्रतिरोधकता कम होने, प्रतिरोध कम होने के कारण, कम होने के कारण इन पदार्थों के क्या करते हैं भाई? कनेक्टिंग, जो सर्किट पे कनेक्ट करते हैं वो वायर बनाए जाते हैं। ठीक है, विद्युत परिपथों के संयोजन के लिए तार बनाए जाते हैं, संयोजक तारें बनाई जाती है, संयोजक तार बनाई जाती। दूसरा देखना, नंबर बी, मैग्नीन, मैग्नीन कांस्टेंटन, क्रोमेल आदि, ये मिश्र धातुएं हैं भाई, क्रोमेल आदि। इनको देखिए, इनकी प्रतिरोधकता और प्रतिरोध क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं भाई। तो प्रतिरोधकता ज्यादा होने के कारण प्रतिरोध ज्यादा होगा। ये देखिए, आर इज प्रोपोर्शनल रो लिखा है। प्रतिरोधकता ज्यादा होने के कारण प्रतिरोध ज्यादा होगा। मतलब इन वायर से के कंपैरिजन में ये जो मिश्रित पदार्थों के वायर बनाए जाते हैं, इनका रेजिस्टेंस 30 to 40 टाइम्स ज्यादा होता है भाई, 40 गुना ज्यादा। माना कॉपर का एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, उतना ही बड़ा यदि मैग्नीन का वायर है तो उसका प्रतिरोध 40 ओम होगा।
ये मतलब। तो मैग्नीन, जैसे मैग्नीन कैसे बनाते हैं भाई? इसमें आयरन होता है, कॉपर होता है, मैग्नीज होता है, एल्यूमिनियम होता है। ऐसे 3-4 पदार्थों का मिश्रण, ऐसे और भी है। ठीक है। इन पदार्थों, एक लाइन केवल लिख रहा हूं, का की प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता मीन्स रेसिस्टिविटी अधिक होने के कारण, अधिक होने के कारण प्रतिरोध भी अधिक होता है, जिसके कारण इन पदार्थों के प्रतिरोध धक तार बनाए जाते हैं। प्रतिरोधक तार किसके बनाएंगे भाई? ये इन पदार्थों के जाते। 3 फैक्टर हो गए। अब चौथा फैक्टर तो फार्मूले में दिख ही नहीं रहा है भाई। ठीक है। और चौथा फैक्टर चौथा फैक्टर ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव देखो, धात्विक चालक नंबर 1 कर देता हूं। धात्विक चालकों का ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ा देंगे। अच्छा, प्रतिरोधकता किस बात पर निर्भर करती है भाई? किसी पदार्थ के नेचर पर निर्भर करती है। मतलब वह वायर, माना मैं कहूं कि किसी तार की प्रतिरोधकता किस बात पर निर्भर करेगी? तार की प्रतिरोधकता किस बात पर निर्भर करेगी? कि वो किस मटेरियल का बना है। कॉपर के वायर की प्रतिरोधकता अलग होगी, मैग्नीन की अलग होगी, गोल्ड की अलग होगी। ये बात ध्यान रखना, इसीलिए आर इज प्रोपोर्शनल रोल लिखा हुआ है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। अब ताप का प्रभाव, धात्विक चालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, क्योंकि RT is equal to R0 into 1 plus alpha into delta T। इस फार्मूले को याद रखना, ये फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा हुआ है। इस पर ज्यादा डिस्कस करेंगे तो समय बहुत लगेगा भाई। क्या R0 क्या है? प्रारंभिक ताप पर प्रतिरोध। इनिशियल जो टेम्परेचर था, अब उसका ताप बढ़ा दिया T1 से। प्रारंभिक ताप को T0 कहेंगे, T0 से कितना कर दे T, तो ताप वृद्धि डेल्टा T क्या है? T माइनस T0, ताप वृद्धि है भाई। ताप कितना बढ़ा है? ताप वृद्धि। और RT क्या है? ये प्रारंभिक ताप T0, प्रारंभिक ताप T0 लिख दिया मैंने, पर प्रतिरोध है। और RT क्या है? अंतिम ताप, T पर प्रतिरोध, एंड एल्फा क्या है? प्रतिरोध
ताप प्रसार गुणांक। देखिए, जो कंडक्टर होते हैं, मेटेलिक कंडक्टर होते हैं, उनका रेजिस्टेंस इस फार्मूले के अनुसार इंक्रीज करता है। इस फार्मूले को याद रख लेना, आर टी इज इक्वल टू आर जीरो इंटू वन प्लस एल्फा इंटू डेल्टा, वेयर आर जीरो इज द इनिशियल टेम्परेचर पे उस किसी मेटल का, वायर का रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एट इनिशियल टेम्परेचर। डेल्टा टी क्या है? इंक्रीजमेंट इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना बढ़ाया। और टी क्या है? फाइनल, अंतिम ताप। टी क्या है? अंतिम ताप, फाइनल टेम्परेचर, अंतिम ताप। और आर टी क्या है? अंतिम ताप, फाइनल टेम्परेचर जो टी है उस पर रेजिस्टेंस है। और एल्फा क्या है? प्रतिरोध ताप प्रसार गुणांक। ठीक है जी। अच्छा, इसको ऐसे ही याद कर लेना। ये तो चालकों के लिए हो गया। नंबर 2, मिश्र धातुओं के लिए। मिश्र धातुओं के लिए यदि हम टेम्परेचर को बहुत ज्यादा न बढ़ाएं, बहुत ज्यादा बढ़ाने पर तो मिश्र धातुओं का भी, जो मिक्स्ड मटेरियल जैसे मैग्नीन, कांस्टेंटन, क्रोमिल थे, बहुत ज्यादा ताप बढ़ा घटा देंगे तब तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। परंतु ताप में यदि बहुत ज्यादा वृद्धि या कमी न करी जाए तो ये जो मिक्स्ड मटेरियल होते हैं इनका रेजिस्टेंस क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। ठीक है। छोटी ताप वृद्धि के लिए मैं लिख दे रहा हूं, क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं मीटर ब्रिज ये यूज करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम वहां पर जो रेजिस्टेंस निकालना होता है वायर का वो ये मिश्र धातुओं का लेंगे, क्योंकि जब सेल से उसमें करंट फ्लो करेंगे वायर में तो वायर थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। बहुत ज्यादा टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं है, थोड़ा बहुत गर्म होने पर उसका रेजिस्टेंस क्या रहता है? अनचेंज्ड रहता है। तो ये ध्यान रखिएगा, छोटी ताप वृद्धि पर करने पर मिश्र धातुओं का प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। दो चीजें होंगी क्या? चालकों का ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और मिश्र धातुओं का ताप थोड़ा सा बढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा बढ़ाने पर तो बढ़ जाएगा भाई, थोड़ा बहुत बढ़ा भी देंगे तो वो अपरिवर्तित रहेगा। अब आइए थर्ड चीज, किसकी? अर्धचालकों की। अर्धचालक पूरा चैप्टर पढ़ना है, मैंने कह दिया था। सेमीकंडक्टर्स जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। ठीक है। अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर, मैं लिख रहा हूं, अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। कैसे घटता है भाई? अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। क्योंकि यहां पर देखिएगा, क्योंकि आर टी इज इक्वल टू, फार्मूला वही रहेगा, आर जीरो इंटू वन प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी। अर्धचालकों के लिए क्या होता है भाई? अर्धचालकों
के लिए अल्फा क्या होता है? निगेटिव होता है भाई, निगेटिव क्वांटिटी, ऋणात्मक। जो प्रतिरोध ताप जो रेजिस्टेंस थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है वो क्या होता है? निगेटिव। ये रेजिस्टेंस एक्सपेंशन कोफिशिएंट है भाई, रेजिस्टेंस एक्सपेंशन कोफिशिएंट है। उसकी वैल्यू, इसका साइन वैल्यू छोड़िए, साइन सेमीकंडक्टर्स के लिए क्या होता है? निगेटिव। तो ये निगेटिव आ जाएगा यहां पर, ये ध्यान रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या था भाई? क्योंकि हमने रेजिस्टेंस को अफेक्टिंग फैक्टर से पढ़ लिए। कितने फैक्टर पढ़ लिए? 4 फैक्टर। आर इज प्रोपोर्शनल एल, आर इज प्रोपोर्शनल ए, आर इज प्रोपोर्शनल रो एंड टेम्परेचर का इफेक्ट। ये चौथी चीज थी, चौथी ए बी, अच्छा 3, ये चौथा फैक्टर था। अब हम और आगे चलते हैं। क्या? रेजिस्टिविटी पे आते हैं। किस पे आते हैं? रेजिस्टिविटी। वैसे तो रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ पड़ा, ठीक है। परंतु कुछ और भी होता है रेजिस्टिविटी का, ठीक है। प्रतिरोधक या इसको विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। विशिष्ट, ध्यान रखना एक ही बात है, प्रतिरोध। RESISTIVITY रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक SPECIFI रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहिए या रेजिस्टिविटी कहिए, एक ही बात है। देखिए क्या, एक तो हमने ये पढ़ दिया था पीछे, रो इज इक्वल टू कितना? एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ पढ़ा था। परंतु मैं एक डेफिनेशन दे रहा हूं, रोकी, या जरा पीछे चलते हैं। देखना, एक तार लिया था हमने, मतलब चालक लिया था। चालक की लंबाई L थी, देखिएगा जरा, L थी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था। इसके सिरों के बीच हमने एक सेल जोड़ दी थी, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया था V। इसमें करंट फ्लो होने लग गई थी, इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट ट्रेवल कर रहे थे। ऐसा पढ़ा था पीछे। सुनिएगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस भी लगा दिया तो यहां पर क्या हो गया? एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू कितना? V अपॉन L। जब किसी चालक को, हमने पहले ही कह दिया था, जब किसी चालक को कहां रखते हैं? विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक न्यूनतम वेग, एक सिरे से दूसरे सिरे की गति करने लगेंगे, और उस न्यूनतम वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। पीछे पढ़ लिया है। अच्छा, अब इसमें करंट फ्लो हो रही है तो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर हो रही है, तो करंट डेंसिटी भी पीछे पढ़ लिया, J इज इक्वल टू I अपॉन A। तो अब देखिएगा फिर रेजिस्टिविटी क्या हुई, यदि इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता विद्युत क्षेत्र, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र E तथा धारा घनत्व, धारा घनत्व के अनुपात को प्रतिरोधकता
उस चालक की, उस तार की, मतलब जिस पदार्थ का बना हुआ है वो तार, प्रतिरोधकता कहते हैं। किसके रेशियो को कह देंगे? द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू करंट डेंसिटी, जे। विद्युत क्षेत्र व धारा घनत्व का रेशियो है भाई। क्या क्या? रेसिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब देखिए फिर, सो रो इज इक्वल टू ई अपॉन जे। अब रो इज इक्वल टू ई क्या हो गया देखिए तो, भी अपॉन एल, व अपॉन जे, जे हो गया आई अपॉन ए, हुआ भाई। सो रो इज इक्वल टू भी अपॉन आई इंटू ए अपॉन एल, भी अपॉन एल, भी अपॉन एल इंटू अपॉन आई अपॉन ए था, आई तो नीचे रहा, ए कहां चले गया? ऊपर। भी अपॉन आई क्या हो गया? आर। भी अपॉन आई इज इक्वल टू हो गया आर। सो रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल, और आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, यही तो हमने पढ़ा था पीछे। तो इसका यूनिट हो गया एसआई यूनिट, क्या? ओम। ओम मीटर। क्या हुआ भाई? ओम मीटर। और डायमेंशन निकालना चाहो तो निकाल लेना भाई, डायमेंशन निकाल लेना। कैसे? रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल, ओम मीटर। तो बीमा आ जाएगी इसकी, बीमा। क्या? किसकी बीमा? रो की बीमा, रो की बीमा। डायमेंशन आर, आर इज इक्वल टू भी अपॉन आई इंटू ए अपॉन एल हो गया। भी इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू, क्यू मीन्स आई टी, आई स्क्वायर टी इंटू ए अपॉन एल हो गया। अब ये आ गया डब्ल्यू, जूल। जूल का मतलब एम एल टू टी माइनस टू। ए हो गया एल टू, और नीचे आई स्क्वायर ए टू टी इंटू एल, ए और आ गया। तो आ गया क्या? डायमेंशन आ गई भाई, बीमा एम की पावर 1, एल देखो एल टू एल की पावर 4, एक कम हो जाएगा, एल की पावर 3, टी की पावर -2, एक ये और ऊपर गया, टी की पावर -3, और ए की पावर -2। ऐसा आना चाहिए भाई, चेक कर लेना। ठीक है, एम की पावर 1, एल की पावर 3, टी की पावर -3 और ए की पावर -2। ये रेसिस्टिविटी हो गया भाई। अब देखिए, 4 चीजें, 4 वर्ड यूज कर रहा हूं, देखना जरा ध्यान से देखना। प्रतिरोध, रेजिस्टेंस पढ़ा हमने, रेजिस्टेंस, और फिर क्या पढ़ा हमने? प्रतिरोधकता। दूसरी चीज रो, या विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, इसको कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और रेसिस्टिविटी एक ही बात हुई,
ठीक। और ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टिविटी है। रेस्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोध के उल्टे, मैं 4 शब्द यूज कर रहा हूं। प्रतिरोध के उल्टे को कहते हैं, व्युत्क्रम को कहते हैं, रेसिप्रोकल को कहते हैं चालकता। समझ लेना पहले, अभी मैं लिखा रहा हूं। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, ठीक है। और इस प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध के उल्टे को कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध के उल्टे को कहते हैं विशिष्ट चालकता। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। फिर सुनिएगा, रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को कहेंगे कंडक्टिविटी, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को कहेंगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ये मैं रफ हिंट करा हूं, तो मैं आता हूं किसमें, चालकता। देखिएगा, कंडक्टिविटी। क्या? कंडक्टिविटी, चालकता, इसको कहते हैं कंडक्टिविटी। चालकता का मतलब हुआ, चालकता किसी चालक के प्रतिरोध, चालक ही कोई जरूरी नहीं है, मतलब आप सिंपल वे में लिख दोगे, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, बस एक। चलिए, अब मैं चालक में आ गया हूं। किसी चालक के प्रतिरोध R, रेजिस्टेंस R से डिनोट करते हैं, R के व्युत्क्रम को, रेसिप्रोकल मतलब को, उसकी चालकता कहते हैं, उसकी चालकता कहलाती है। व्युत्क्रम को उसकी चालकता कहते हैं। व्युत्क्रम को क्या कह देंगे भाई? चालकता। चालकता बराबर 1/, प्रतिरोध, रेसिप्रोकल है वो। कंडक्टिविटी को किससे डिनोट करेंगे? जी से कर देना, G इज इक्वल टू 1/R। ओके, इसको 9 नंबर तक आगे थे, इसको कह देना 10। और इसका मात्रक SI यूनिट। देखो, प्रतिरोध का मात्रक क्या था? ओम, या वोल्ट प्रति एम्पियर, या जूल प्रति एम्पियर स्क्वायर सेकंड, ऐसा कहा था। इसका ही यूनिट, चलो सिंपल में ही, प्रति ओम, या ओम इनवर्स। ओम प्रति का मतलब इनवर्स, या मो कहते हैं, मो, MH, मोहो, हिंदी में ऐसे लिखते हैं, मो। अरे भाई, प्रतिरोध का मात्रक ओम, OHM। आर का यूनिट है, देखना जरा ध्यान से देखना, आर का ऐसा यूनिट है ओम, OHM। और जी का यूनिट है इसका उल्टा, M,
एच ओ, उल्टा यहां से चलोगे, एम एच ओ, ये देख रहे हैं, मतलब ओम इनवर्स, ओम इनवर्स मो। आइए, क्या? विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के रिसिप्रोकल को स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहलाती है। विशिष्ट प्रतिरोध मतलब प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता होगी भाई, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता बराबर 1/, विशिष्ट प्रतिरोध, मतलब रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है, और इसको दिखाएंगे सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। इसका एसआई यूनिट क्या हो गया? एसआई, इसका अच्छा इसको कर देना 11 नंबर। एसआई यूनिट क्या हो गया? एसआई यूनिट ओम मीटर, उसका उल्टा, तो ओम का मतलब प्रति ओम प्रति मीटर। ठीक है जी। अब देखिए, यहां देखिए, थोड़ा रफ देखिए, देखिए रेजिस्टेंस, इसका रेसिप्रोकल G इज इक्वल टू 1/R। ये रेजिस्टेंस था, प्रतिरोध था, प्रतिरोध, प्रतिरोध का उल्टा चालकता थी। रेजिस्टेंस कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी, C1 DOCTIVITY कंडक्टिविटी। अच्छा, रो था, रो मीन्स रेजिस्टिविटी या विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका उल्टा सिग्मा, सिग्मा मीन्स 1/ρ। ये क्या हो गया? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। मतलब विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता। ये 4 शब्द यूज हो रहे हैं भाई, प्रतिरोध, चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता। मैं बार बार लिखने का, मेरी बात समझना ताकि आपको ध्यान रहे। देखो, प्रतिरोध जितना कम होगा चालकता उतनी ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस जितना कम होगा कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, उतना इजीली फ्लो ऑफ चार्ज हो पाएगा, मतलब धारा आसानी से बहेगी। और प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा कंडक्टिविटी उतनी लो होगी। ठीक है, ऐसे ही विशिष्ट प्रतिरोध, मतलब प्रतिरोध कम तो विशिष्ट प्रतिरोध भी कम, क्योंकि प्रतिरोध मटेरियल पे डिपेंड करता है भाई, मटेरियल किसका है। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध कम तो विशिष्ट चालकता ज्यादा, और विशिष्ट प्रतिरोध अधिक तो विशिष्ट चालकता कम। 4 चीजें।
आइए फिर आगे चलते हैं तो क्या एक चीज और हमारी छूट रही है, गतिशीलता में लिख देता हूं, गतिशीलता। ये देखिए कहां था हमारा, एक वायर था, ये देखिए ये वायर था। इसमें गतिशील कौन है भाई? फ्री इलेक्ट्रॉन। किसके, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उसके अपोजिट में इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं भाई। इलेक्ट्रॉनों की गति इस सिरे से इधर को और करंट उल्टा। तो गतिशीलता का अर्थ क्या होता है, इसको थोड़ा सा देख लेना। गतिशीलता, मोबिलिटी, MOBILITY, मोबिलिटी। देखिए किसकी, इलेक्ट्रॉनों की। मोबिलिटी किसकी होती है, चार्ज कैरियर्स की। चार्ज कैरियर कौन है भाई इस कंडक्टर में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो गतिशीलता को देखिएगा, चूंकि एच वी नो दैट VD इज इक्वल टू, पीछे हमने निकाल चुके हैं, अनुगमन वेग तथा अनुगमन वेग और विद्युत विभवांतर में हमने संबंध निकाला था क्या, VD इज इक्वल टू, देखिए पीछे, E टाउ अपॉन M इंटू V अपॉन L। शायद ऐसा निकाला था भाई, देख लेना, चेक कर लीजिएगा, ऐसा निकाला था अनुगमन वेग और विद्युत विभवांतर में रिलेशन। अब देखिए इस चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी लगा रखा है, तो E इज इक्वल टू V अपॉन L। V अपॉन L को हम क्या लिख दें, E। सो VD इज इक्वल टू E टाउ अपॉन M इंटू E। अब मैं इसको, मोबिलिटी का मतलब क्या हुआ भाई जरा देखिएगा, तो VD अपॉन E इज इक्वल टू E टाउ अपॉन M। इसी को कहते हैं गतिशीलता। नंबर 12 चीज पढ़ दी हमने, जहां म्यू बराबर, यहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो चलिए मैं लिख देता हूं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहलाती, म्यू क्या कहलाती है भाई, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता। यदि पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होंगे तो उनकी गतिशीलता, कोटर आएंगे तो उनकी गतिशीलता। तो हम एक छोटी सी डेफिनेशन, क्या, एक सेकंड के लिए रुकिएगा, ये देखिएगा, इसकी डेफिनेशन दे देते हैं। क्या, इसको देखिए, VD अपॉन E को यूनिट करो, इफ यदि E इज इक्वल टू यूनिट, तब देन म्यू इज इक्वल टू VD। तो मैं लिख देता हूं क्या, गतिशीलता की परिभाषा लिख देता हूं, डेफिनेशन ऑफ मोबिलिटी। क्या, एकांक विद्युत क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के, यहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन है भाई, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग को उनकी गतिशीलता कहते हैं। ठीक है जी। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, वही क्या कहलाएगी, उनकी मोबिलिटी कहलाती है।
ये भी ध्यान रखना भाई। एकांक विद्युत क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग को क्या कह देंगे? उनकी गतिशीलता कह देंगे। इसको भी ध्यान रखिएगा। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं। क्या? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बहुत छोटी चीज है। देखिए, ओमीय परिपथ, ओमीय परिपथ, ओमीय, ओमीय परिपथ। ओमिक सर्किट। ओमिक सर्किट कौन होते हैं भाई? दो सर्किट्स विच आर फॉलो ओम्स लॉ। ठीक है, ओमिक सर्किट। वे परिपथ, मैं एक लाइन लिख दे रहा हूं। वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं, पालन करते हैं, उन्हें ओमीय परिपथ कहते हैं। इसका अर्थ ये हो गया कि V और I के बीच हमने ग्राफ ड्रॉ करा था, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। ये देखिए, सपोज मैं इधर एक्स एक्सेस में पोटेंशियल डिफरेंस ले लूं अक्रॉस कंडक्टर। इसके उदाहरण हो गए, उदाहरण सभी चालक, सभी ठोस चालक लगभग ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, इधर भी ले लिया, इधर क्या ले लिया हमने? आई। भी और आई के बीच ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कैसी लाइन आएगी? स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन को कोई नाम दे दिया, तो ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। ये सर्किट कहलाएगा ओमीय परिपथ, ओमिक सर्किट। अब आते हैं अनओमीय परिपथ। अनओमीय, सॉरी, अनओमीय परिपथ। नॉन ओमिक सर्किट, इनको कह देते हैं भाई नॉन ओमिक सर्किट। अनओमी परिपथ एक लाइन में लिख दे रहा हूं। वे परिपथ, वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, नहीं करते। दो सर्किट्स which are not follow Ohm's law मीन्स V और I के बीच ग्राफ खींचेंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी। तब अर्थात मैं लिख भी दे रहा हूं, अर्थात V शॉर्ट में लिख रहा हूं, वो I मीन्स करंट, विभवांतर व धारा के बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखीय प्राप्त नहीं होता है, प्राप्त नहीं होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण। एग्जाम्पल हो गए इसके कौन कौन भाई? टॉर्च का बल्ब, अब तो टॉर्च बहुत ही कम यूज होते हैं, पहले तो खूब यूज होते थे। डायोड,
ट्रायोड, डायोड, ट्रायोड भी अब यूज नहीं होते भाई, पहले खूब होते थे। पीएन जंक्शन डायोड, पीएन संधि डायोड, ये होता है यूज, पीएन संधि डायोड। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर तो बहुत ही यूज होते हैं, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर आदि। अब यहां क्या होता है भाई, इफ वी ड्रॉ ग्राफ बिटवीन V एंड I, सपोज मैं इधर को V ले लूं एक्स एक्सेस में, इधर को सपोज मैंने I ले लिया, या इधर भी इधर I कुछ भी ले सकते हैं, तब ग्राफ माना ऐसा आ गया। यहां तक तो लीनियर आया, उसके बाद ऐसा आ गया, तो इट इज नॉट फॉलो ओम्स लॉ। ये टॉर्च के बल्ब आदि के लिए होता है। ऐसे ही माना ग्राफ ऐसा आ गया, देखना इधर भी भी, और इधर करंट I, इधर भी करंट I। ग्राफ सपोज आपका ऐसा आ गया भाई, तो इसका मतलब V और I के बीच जो हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो लीनियर नहीं आ रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है। इट मीन्स इट इज नॉट फॉलो ओम्स लॉ। ये जैसे पीएन संधि डायोड के लिए बाद में पढ़ेंगे, पीएन संधि डायोड के लिए ऐसा आता है भाई, ये ऐसा वाला ग्राफ, ये ओमी परिपथ, अनओमी परिपथ। अब अनओमी परिपथों का प्रतिरोध, अनओमी परिपथ का प्रतिरोध, मैं एक लाइन लिख रहा हूं, प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए ग्राफ के सरल रेखीय भाग में R इज इक्वल टू क्या कर देंगे, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I कर देंगे। तो इसको कहते हैं गत्यात्मक परिपथ। इसका रेजिस्टेंस ऐसे निकालेंगे भाई, जैसे लीनियर पोर्शन है, ये यहां से यहां तक देखिए, माना ये सरल रेखा आ गई, A B इसको कह दिया, तो डेल्टा V का मतलब ये हुआ डेल्टा V यहां से यहां तक, ये डेल्टा V हुआ, और डेल्टा V और डेल्टा I हुआ A से B का मतलब करंट इतने से इतनी हो जा रही है, ये हुआ डेल्टा I। डेल्टा V अपॉन डेल्टा I का रेशियो क्या कहलाएगा, वो उसका रेजिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया ओमी परिपथ और अनओमी परिपथ। अब हम कल क्या करेंगे भाई, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पढ़ेंगे। विद्युत परिपथों में जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स होंगे, उनमें कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है, विद्युत परिपथों की पावर क्या होती है। हम अपने घरों में एनर्जी कंज्यूम करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करते हैं, तो हम अपनी बिजली व्यय, विद्युत ऊर्जा जो हो रही है, उसका खर्च पर डे के हिसाब से कैसे निकालेंगे। मतलब जिसको हम यूनिट बोलते हैं, किलोवाट आवर बोलते हैं, किलोवाट आवर बोलते हैं, वही यूनिट होती है। यूनिट के हिसाब से हम बिल देते हैं, उसको कैसे निकालेंगे, ये सब चीजें हम कल पढ़ेंगे। और एक और महत्वपूर्ण चीज है कार्बन रेजिस्टेंस। जो मेटेलिक कंडक्टर होते हैं, इनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो जब हमको इलेक्ट्रिक सर्किटों में बहुत बड़े बड़े प्रतिरोधों की आवश्यकता होती है, तो हम कार्बन रेजिस्टेंस यूज करते हैं।
कार्बन रेजिस्टेंस क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उसकी एक विशेषता होती है कार्बन की, आसानी से उपलब्ध हो जाता है, उसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है और बहुत सस्ता होता है और बहुत कम प्रतिरोध से लेकर के बहुत बड़े बड़े किलो ओम मेगा ओम के हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हम कल अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर और कार्बन रेजिस्टेंस। ये तीन बड़ी चीजें पढ़ेंगे कल हम। आज के लिए इतना ही, शेष कल। ओके।